आरोपी गिरफ्त में आ रहे हैं। और साथ ही जांच में कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक कांड के तार अब कई दूसरे प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक कराने का सरगना कब तक गिरफ्त में आएगा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। केस की जांच कर रही ईओयू को अब पटना नालंदा बॉर्डर से क्लू मिला है। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग को परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था। ये प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग ने रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 से अधिक छात्रों को दी थी, जिन्होंने इसे सॉल्व कर व्हाट्सएप के जरिए सेटर अमित आनंद और नीतीश कुमार को भेजा था। लीक किए गए क्वेश्चन पेपर को सेफ हाउस में अभ्यर्थियों को उसके उत्तर भी रटवाए गए थे। यही नहीं, उत्तर रटवाने के बाद सभी अभ्यर्थियों को सेंटर पर भी छोड़ दिया गया था। ऐसा पुलिसिया जांच में सामने आया है। नीट पेपर लीक केस में रवि अत्री गैंग का नाम भी सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। रवि ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है। एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट रवि अत्री 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने कोटा गया था। सूत्रों की माने तो कोटा में ही रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो रवि अत्री कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर पहले भी लीक करवा चुका है। मेन जो रवि अत्री है वो इसका आका है। रवि अत्री का 2 सरगना बिहार में है, एक अतुल वत्स है और एक संजीव मुखिया है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार है। अतुल वत्स की खोजबीन जो है वो जांच एजेंसियां कर रही है। रवि अत्री का 2 खास गुर्गा भी ऐसे ही कांड को अंजाम देता है। एक का नाम है अतुल वत्स और दूसरे का संजीव मुखिया। अतुल जहानाबाद का रहने वाला है, संजीव मुखिया नालंदा का रहने वाला है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार चल रहा है, पर न्यूज 18 की टीम उसे ढूंढते हुए नालंदा के उसके पैतृक गांव तक पहुंची। हमारा बेटा का फंसाया जा रहा है। कौन फंसा सकता है? फंसा तो बताइए देना मैं आपको। हरि नारायण के बेटा अनिल, जय नारायण के बेटा प्रभात, और यहाँ एगो ब्रह्मदेव गोप के बेटा शत्रुघ्ना। एग्जाम के पेपर लीक होने पर बिहार से लेकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी तेजी से जांच जारी है। जांच में शामिल पुलिस प्रशासन हर एंगल को खंगाल रहा है। परत दर परत कड़ियों को खंगाला जा रहा है। उम्मीद है इस पूरे मामले के मुख्य सूत्रधार और किंग पिन भी जल्द सलाख होंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिए हैं। केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे और हाईकोर्ट ने आज ईडी और केजरीवाल के पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। और माना यह जा रहा है कि हाईकोर्ट सोमवार या मंगलवार को केजरीवाल की बेल पर फैसला सुना सकती है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल की बेल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और केजरीवाल के पक्ष की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब माना यह जा रहा है कि हाईकोर्ट सोमवार या फिर मंगलवार को केजरीवाल की बेल पर फैसला सुना सकती है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कल तक जो लोग केजरीवाल को बेल मिलने पर सत्यमेव जयते कह रहे थे, आज वही सवाल उठा रहे हैं। देश की न्याय व्यवस्था के लिए बजने वाली तालियां उंगली उठाने में बदल गई। न्यायपालिका को स्वतंत्र बताने वाले लोग ही उसके दबाव में होने का प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। कल केजरीवाल को बेल मिलने पर आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया था। केजरीवाल के जेल से भव्य स्वागत की प्लानिंग भी शुरू हो गई थी। इंडी गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने भी केजरीवाल को बेल की बधाई दे दी, लेकिन ईडी ने केजरीवाल की बेल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी केस की सुनवाई होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। इसके बाद केजरीवाल की बेल को लेकर जश्न मना रही आम आदमी पार्टी में सन्नाटा छा गया।
केजरीवाल की बेल पर ब्रेक लगने से नाराज आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये मोदी सरकार की गुंडागर्दी है और मोदी जी ने भारत की न्याय व्यवस्था का मजाक बना दिया है। यानी कल न्याय व्यवस्था पर भरोसा दिखाने वाली आम आदमी पार्टी आज ये कह रही है कि भारत की न्याय व्यवस्था दबाव में है। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया आप हाई कोर्ट। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के जो मूर्खों का गैंग है वो कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। अब उसी कोर्ट ने उन्हें बेल देने से मना किया, उसी कोर्ट ने उनके ही साथी को एक बेल भी दिया। हालांकि बेल मिलना किसी आरोप से बरी होना नहीं है। आज ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट के जिस फैसले का जिक्र किया वो इसी साल 9 अप्रैल का है। तब हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि शराब नीति केस में ईडी की कार्रवाई सही है। यानी हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और ईडी ने जो सबूत जुटाए हैं उससे पता चलता है कि शराब घोटाले की साजिश अरविंद केजरीवाल ने रची थी और वो अपराध की आय छिपाने में शामिल थे। ईडी ने सुबह मेंशनिंग किया हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट ने उसको सुनने के लिए एग्री किया और सुबह ही जो नीचे वाला ऑर्डर है उसको टेम्परेरी कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी को पीएचडी हासिल है लोगों को गुमराह करने की, लेकिन एक तथ्य है जो हम सबके सामने स्पष्ट है और वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आज भी ऑपरेट कर रहा है। किसी भी यानी देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अभी हटाया नहीं है, वेकेट नहीं करा है। उस ऑर्डर के तहत ये पाया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की जो अरेस्ट है वो लीगल है। शराब घोटाला केस में कल लोअर कोर्ट से जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी तो आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया था। दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर कहा था सत्यमेव जयते। लोअर कोर्ट के इस फैसले के बाद जश्न की तैयारी हो रही थी, मिठाइयां बांटने की भी तैयारी थी, लेकिन 15 घंटे के अंदर ही जब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की बेल पर ब्रेक लगा दिए तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये मोदी सरकार की गुंडागर्दी है। आखिर राजनीति का ये कैसा चरित्र है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई और पीएम मोदी ने सत्ता की कमान संभाल ली है। अब मोदी 3.0 का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर इस बार विपक्ष पूरे जोश में दिख रहा है। विपक्ष के जोश के हाई होने के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलना है। विपक्षी दलों ने इस बार के संसद में सत्र में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी इस बार सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस कह चुकी है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सदन का बढ़ने वाला है तापमान। देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। नई सरकार के पहले संसद सत्र से पहले विपक्ष भरपूर तल्खी दिखा रहा है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। सदन में राहुल गांधी को नहीं कंट्रोल कर पा रही थी भाजपा, उसमें अब प्रियंका जी होंगी। क्या होगा हाल भारतीय जनता पार्टी का? लेकिन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि मोदी 3.0 के दौरान कड़े और बड़े फैसलों का दौर जारी रहेगा। ये जो देश ने अनुभव किया, उस परफॉर्मेंस को देखा, उसी का नतीजा है कि आज
एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। उधर सोमवार से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले ही प्रोटेम स्पीकर के नाम पर सियासी उबाल है। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर विपक्ष लाल है। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव पंगा ले रहे हैं पहले दिन से। तो बीजेपी कह रही है कि मात्र 98 सीट जीतने वाली पार्टी हमें ज्ञान न दे। संसद के नए सत्र में स्पीकर के चुनाव से लेकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। स्पीकर को लेकर स्थिति लगभग साफ हो चुकी है कि ये पद बीजेपी अपने पास ही रखेगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर मोर्चा खोल सकता है। और आज सबसे पहले आपको मजहबी क्रूरता और कट्टरता की सबसे विभत्स और डरावना वीडियो दिखाते हैं। ये डरावना वीडियो पाकिस्तान का है, जहां एक व्यक्ति को धार्मिक उन्माद में पागल भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में जिंदा जला डाला। कट्टरता और क्रूरता की ये कार्तापूर्ण घटना पाकिस्तान के जो है वो स्वाद घाटी का है, जहां भीड़ ने ईश निंदा के आरोपी को पुलिस स्टेशन से खींचकर निकाला और उसे गोली मारी। और फिर यही नहीं रुके, घसीटकर एक खुले मैदान में उसको लेकर गए, पेट्रोल डालकर तड़पते हुए आरोपी को जला डाला। इस रिपोर्ट में देखिए। ये हैवानियत की सबसे डरावनी और शर्मसार करने वाली तस्वीर है। बीच सड़क पर एक व्यक्ति को जिंदा जलाकर उसके चारों तरफ मजहबी नारे लगाते ये लोग किसी हैवान से कम नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की मध्यान है, जहां ईशनिंदा के आरोप में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपने ही धर्म के व्यक्ति को आग के हवाले कर दिया। मध्यान में करीब 20 लोगों ने जहीदुल्लाह को कुरान के अपमान करने के आरोप में पकड़ लिया था। जहीदुल्लाह सियालकोट का रहने वाला था और खैबर घूमने आया था। वहां यह खबर फैली कि जहीदुल्लाह ने कुरान के कुछ पन्ने जला दिए। बस फिर क्या था, लोगों की भीड़ ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने लगे, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। लेकिन वहां लोगों के सिर पर खून सवार था। गुस्साए लोगों ने मस्जिद से ऐलान करवा भीड़ को इकट्ठा किया। भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर फायरिंग भी की, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए। इसके बाद लोग आरोपी को लाठी डंडों से पीटते हुए बाहर ले आए। उन्होंने जदीदुल्लाह की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी जान चली गई। लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने उसकी डेड बॉडी को आग के हवाले कर दिया और उसके चारों तरफ लोग मजहबी नारे लगाकर जश्न मनाने लगे। पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में हर साल लोगों को निशाना बनाया जाता है। पिछले महीने ही पाकिस्तान के सरगोधा में सैकड़ों की भीड़ ने एक ईसाई परिवार के घर पर हमला कर दिया था। भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी जो मजहबी नारे लगा रही थीं। सैकड़ों लोगों ने एक व्यक्ति को घर से निकाला और बेरहमी से पिटाई की। उनके घर में आग लगा दी गई। वो तो वक्त रहते वहां पुलिस पहुंच गई और उस व्यक्ति को हिरासत में थाने ले गई। इसी साल फरवरी महीने में एक पाकिस्तानी महिला के कुर्ते पर बवाल हो गया। महिला के कुर्ते पर अरबी प्रिंट था, लेकिन उसे कुछ लोगों ने कुरान की आयतें समझ लिया और महिला को घेर कर लिंचिंग की कोशिश की।
वहां एक मौलवी भी पहुंचा और उसने कहा कि वो महिला को ईशनिंदा के आरोप में गोली मार देगा। हालांकि वहां मौजूद एक महिला पुलिस अधिकारी ने तुरंत हरकत में आते हुए बीच बचाव किया और उस महिला को सुरक्षित वहां से निकाला गया। द सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के बाद से अब तक पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में 89 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं 1400 से ज्यादा लोग ईशनिंदा के आरोप में जेल में बंद हैं। वहीं 40 से ज्यादा लोग ईशनिंदा के कानून के तहत दोषी करार दिए जाने के बाद या तो मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं या उम्र कैद काट रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की जुगलबंदी देखने को मिली है। उत्तर कोरिया के दौरे पर पुतिन ने किम जोंग को एक कार गिफ्ट की और दोनों ने उसमें सफर भी किया, लेकिन ये तस्वीरें बाइडेन को जरूर परेशान करने वाली हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है तो वहीं दूसरी तरफ रूस। करीब 2.25 साल पहले जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों की मदद मिली, जिससे ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका की चेतावनी के बाद भी झुके नहीं। पुतिन भी अमेरिका को समय समय पर आंख दिखाते रहे। अब कोरिया से आई एक तस्वीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की नींद उड़ा दी है। पुतिन 19 जून को उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे, जहां उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ उनकी गजब की जुगलबंदी देखने को मिली। इतना ही नहीं, दोनों देशों की करीबी की दुनिया भर में बातें हो रही। पुतिन ने अपने दौरे पर किम जोंग को ऑरस सीनेट लिमोजिन कार गिफ्ट की। दोनों कार में बैठे और पुतिन खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे। उन्होंने किम जोंग उन को कार में घुमाया। इस दौरान दोनों नेताओं को हंसते और बात करते हुए देखा जा सकता है। यही वीडियो जो बाइडेन को परेशान करने वाला। जो कार पुतिन ने किम जोंग को गिफ्ट की, उसे रोल्स रॉयस की कॉपी कहा जा रहा है। ये कार बेहद ही खास है, क्योंकि ये महज एक कार नहीं बल्कि समय पर ये बंकर का भी काम करती है। पुतिन के निर्देश पर ही इस कार को बनाया गया है। कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। दावा है कि इस पर बम और गोली का असर नहीं पड़ता। इमरजेंसी के लिए इसमें ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी है। इतना ही नहीं, पुतिन की गिफ्ट देने के बाद किम जोंग भी कहां चैन से बैठने वाले थे। उन्होंने पुतिन को 2 कुत्ते रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिए। ये खास शिकारी कुत्ते हैं जो खास पुंगसन ब्रीड के हैं और ये सिर्फ उत्तरी कोरिया में ही पाए जाते हैं। जब पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचे तो खुद किम जोंग उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। पुतिन के लिए एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाए गए। उन्नीस 1970 के दशक के बाद से उत्तर कोरिया हथियारों का बड़ा सौदागर बनकर उभरा है। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर हथियारों के बेचने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि इसके बाद भी उत्तर कोरिया हथियार बेच रहा है। कुछ सालों में उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य दोस्ती अच्छी खासी बढ़ी है। अमेरिका का दावा है कि सितंबर 2022 में उत्तर कोरिया ने रूस को भारी मात्रा में तोप और गोला बारूद सप्लाई किया। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि युद्ध ज्यादा दिनों तक चलेगा। यूक्रेन की हार तय मानी जा रही थी, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों के समर्थन से यूक्रेन को समय समय पर हथियार मिलते गए और यूक्रेन ने रूस के सैनिकों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। उसके बाद से अमेरिका ने रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। रूस यूक्रेन युद्ध से जहां दोनों देशों के रिश्ते रसातल पर पहुंचे, तो वहीं रूस चीन और उत्तर कोरिया से करीबी बढ़ाता रहा। अमेरिका के दुश्मन देशों की लिस्ट में उत्तर कोरिया का नाम भी आता है, क्योंकि किम जोंग समय समय पर मिसाइल परीक्षण कर अमेरिका को अपना टशन दिखाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगर आपके घर में भी एयर कंडीशनर लगा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है।
ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि ये एसी अब जानलेवा हो चुके हैं। जयपुर में एसी ने दंपति की जान ले ली तो हनुमानगढ़ में एसी के कंप्रेसर में इतनी तेज धमाका हुआ कि वहां खून ही खून फैल गया। एक एसी ले लेगा आपकी जान। ब्लास्ट के बाद मच सकती है तबाही। जयपुर में दंपति की दम घुटने से मौत। हनुमानगढ़ में कंप्रेसर में जोरदार ब्लास्ट। एसी बम से सावधान। ये तबाही और आग के बाद की तस्वीरें बहुत ही खतरनाक हैं। ये एसी में ब्लास्ट के बाद लगी आग और तबाही का मंजर है। सब कुछ जल करके खाक हो गया है, सब कुछ उजड़ चुका है और बचा है तो आग से कबाड़ हो चुका फर्नीचर और तबाही के बाद बची राख। लेकिन इसमें एक और सबसे खौफनाक मंजर छुपा है और वो है 2 लोगों की मौत का। दम घुटने से कमरे में सो रहे पति पत्नी की मौत हो गई। जयपुर में एसी की वजह से पति पत्नी की मौत हो गई तो हनुमानगढ़ में बैंक में एसी के कंप्रेसर में इतनी तेज धमाका हुआ कि आसपास का इलाका गूंज गया। गैस भरते समय कंप्रेसर जोरदार ब्लास्ट हुआ और मैकेनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद